ओके रोक के दिखाए अंगार नगरी, जेका बाघ का कर जद के ऊपर वाला भेज हो काकाई डरवाई गुनहगार नगरी। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भगत सिंह है। इससे बड़ा भगत सिंह का अपमान क्या होगा? अगर हमको 5 साल के लिए डबल इंजन मिल गई, मोदी जी प्रधानमंत्री और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हम 5 साल के अंदर दिल्ली को उसका हक दिला देंगे। एक उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उस व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि क्या बात करने से पार्टी में फूट होगी। ये जो ट्रोल आर्मी एक्टिव हुई मनीष कश्यप के लिए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मनीष कश्यप एक जनता का हीरो है। तो जिस दिन वो हवेली में जा रहे थे, क्या सुनीता केजरीवाल जी ने रोका उनको? ए राजा जी टाटा, ए राजा जी, ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो मीडिया, मोदी मीडिया पोल है। लगता है आपको? ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी जी की। अब राहुल गांधी जी इतना फ्रस्ट्रेशन में है, ये हम जैसे लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये चीजें क्यों फैलाई जा रही हैं कि मोदी ने तो बांट दिया है? नरेंद्र मोदी कभी भी देश के लोगों को बांट नहीं सकता। दिल्ली में काम कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब तो जेल में हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है कि अपने घर में एक महिला को पटक पटक के पिटवाता है वो व्यक्ति। केजरीवाल इंसान कहलाने लायक व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल लाश पर भी राजनीति कर सकते हैं। अगर दिल्ली का सबसे बड़ा विलेन कोई है पिछले 10 साल में, तो वह अरविंद केजरीवाल। ये किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई मर्डर करा चुका है ये व्यक्ति। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। कन्हैया कुमार आपको लगा कि आपके लिए चुनौती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट को कातिल समझता हो और जो भारत की सेना को गाली देता हो, जो माँ दुर्गा की जगह महिषासुर की पूजा करने में विश्वास रखता हो, वो हमारे लिए चुनौती नहीं हो सकती। चैलेंज कर रहे हैं 14 पत्थर, 14 शिला ऐसे दिखाइए जहाँ पर लिखा हो इनॉग्रेटेड बाय मनोज तिवारी जी। उस व्यक्ति ने कहा कि हमको पत्थर दिखाइए। 2000 पत्थर लोगों ने दिखाए। मनोज तिवारी को जैसे कहा गया कन्हैया से डिबेट करने चलो, उन्होंने कहा गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो, और वो उतना ही चंक वायरल हो रहा है। कट पेस्ट करना जिसको बोलते हैं डॉक्टर वीडियो चलते रहता है, और वो तो चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एग्जिट में भी और एग्जैक्ट में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा किया है मनोज तिवारी ने। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। सर, आपको तो एक मैं अभी ग्रैंड वेलकम करूंगी, मेरे को इंट्रोडक्शन तो आप करने दीजिए। अच्छा। तो देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, आप जानते ही होंगे, और ये बात आपने बहुत बार सुन ली होगी कि इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपना टिकट बचाने में कामयाब हुए हैं। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन इस बार भी आप चुनावी मैदान में थे। मनोज तिवारी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका सर। आप पहले तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे राजनीति को लेकर बात करूं या आपकी निजी जिंदगी को लेकर बात करूं, मुझे ये बताइए, ये जो इस वक्त 11:15 हो रहे हैं रात के, ये वक्त अमूमन मैंने सुना है लोगों से कि आप जिसे कहते हैं कि आप रात को जागने वाले शख्स हैं। दिन में काम करना, लोगों के बीच में जाना, और फिर रात को भी इस तरीके से काम करना। अब मैं पूछूंगी कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं तो मैं ट्रोल हो जाऊंगी। सीधा ही बता दीजिए कि ये एनर्जी या फिर ये कह लीजिए ये जज्बा, मैं जज्बा वर्ड यूज करूंगी, कहाँ से आता है? नहीं, काम के प्रति आपका फोकस होना, तो टाइम मैनेजमेंट में तो करना पड़ता है। ये सही है कि मैं 11 बजे के बाद क्रिएटिव काम करने में आता हूँ। अपने लिए काम करता हूँ, जो मैं गाना लोगों के लिए अपनी नए सॉन्ग्स देना, या फिर फ्यूचर के प्लान करना, ये मैं ना 11 बजे के बाद 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, क्योंकि पता नहीं क्या है, मुझे लगता है ना उस समय मन बहुत शांत होता है और नई बात, क्रिएटिविटी आती रहती है। सुबह से लेके शाम तक, चूंकि पॉलिटिक्स में हूँ तो किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता, और जो आता है, मेरी चमड़ी इतनी मोटी भी नहीं है कि मैं बस यूं ही हाँ ठीक है जी हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। मैं मिलूंगा तो उसको नोट करूंगा, उसको कैसे करना है, ऑफिसर्स को धमकाए बिना उसको समझ करके, ये सब।
तो ऐसे चलता है। ये सही है कि मैं 11 बजे के बाद थोड़ा फ्रेश रहता हूँ। ठीक है, तो आपका मन एकदम शांत है, दिमाग शांत है। मुझे ये बताइए, धुक धुक हो रही है 4 जून को लेकर दिल में? थोड़ी सी तो रहती है। देखो कैसे कह दें, सब कुछ है, एग्जिट अच्छा है, एग्जिट पोल, अपने क्षेत्र की समीक्षा भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट सही ढंग से आ जाए तो फिर चल के ईश्वर को और मोदी जी को धन्यवाद किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो मोदी मीडिया पोल है, लगता है आपको ऐसा? ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी जी की। देखो, आप मीडिया का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। आज जो राहुल जी को हमने देखा ना वीडियो में, वो बड़ी तमतमाए हुए लगे। मतलब ऐसा लग रहा है वो मीडिया से बात करने की जगह मीडिया को धमकाने आ रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने धमकाया। मीडिया पूछ रही है एग्जिट पोल पे आपका क्या है, ठीक है, एग्जिट पोल बोल दीजिए कि भाई मेरे हिसाब से एग्जिट पोल सही नहीं होगा, लेकिन वो सिक्योरिटी उनको पीछे कर रही है। अरे छोड़ दो भाई साहब, जाने दो, इतना गुस्सा ठीक नहीं, ऐसा लग रहा है कह रही है। और वो आकर के सीधे कहना कि एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। अरे राहुल जी, सैकड़ों लोग 48 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होंगे, किसी से बात किए होंगे, किसी बहन से, किसी माँ से, किसी युवा से, किसी बुजुर्ग से, तब जाकर के एग्जिट पोल। और आज ही देखो एग्जिट पोल का एक एग्जाम्पल से सही निकल गया। अरुणाचल प्रदेश में सेम एग्जिट पोल आया था कि 46 से 51 सीट मिलेगी बीजेपी को, नहीं 44 से 51 सीट मिलेगी बीजेपी को। एक्सेस का एग्जिट पोल बताया और 46 सीट मिली। अब राहुल गांधी जी इतना फ्रस्ट्रेशन में हैं, ये हम जैसे लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ में जी रहा हो, देश में नफरत फैलाने में लगा हो, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने में लगा हो, तो ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। नम्रता। मनोज जी, हिंदू मुस्लिम से मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। जब आपने जिस दिन नामांकन भरा था, बहुत बड़ा रोड शो था वो, मैं उसमें गई थी, मैंने पूरा कवर किया था वो। तो जब वो रोड शो पूरा, आप आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे, तो मैं साथ के साथ पोल करती हुई जा रही थी। मुझे बहुत सारे मुस्लिम मिले, हिंदू भी मिले, उन सबका एक यही कहना था, मनोज तिवारी भैया वही जीतेंगे, कौन कन्हैया हम नहीं जानते। ये उनकी, मैं आपको चाहे सुनवा भी सकती हूँ, उनका यही कहना था। जब मनोज तिवारी से हिंदू मुसलमानों को इतना प्यार है, तो जब सेंटर की बात आती है तो ये आंकड़ा, या ये कह लीजिए ये चीजें क्यों फैलाई जा रही हैं कि मोदी ने तो बांट दिया है? मोदी कभी बांट ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के लोगों को बांट नहीं सकता। वो जो शख्सियत है, वो जो एक वरदान मिला है भारत को, वो कभी बांट नहीं सकते। लोगों ने इस तरह से, जो लोग बांटने में ही सफलता मानते हैं, वो ऐसा प्ले करते हैं। जैसे कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया कि हम प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे और बहुसंख्यक लोगों की प्रॉपर्टी अल्पसंख्यक को दे देंगे, बांटेंगे बराबर बराबर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसको मोदी जी ने एक इशू बनाया कि क्यों, अब उसमें जो मूल दर्द है मोदी जी का, कि आप हिंदू मुसलमान को लड़ाना क्यों चाहते हो? मुसलमान भी मेहनत करता है, वो भी कमाता है, हिंदू भी मेहनत करता है, वो भी कमाता है, मगर आप किसी की संपत्ति उठा के किसी को दे देंगे तो कोई आसानी से देने देगा, सड़कों पे दंगा होगा। बिल्कुल। आप ये 2 फीट अगर कोई अपनी दीवार उठा ले ज्यादा ना, तो गोली चल जाती है, लाठी चलती है। खेतों में एक जगह फावड़ा एक्स्ट्रा लग जाए तो मारकाट मच जाती है। तो आप जो दंगा कराने की साजिश रहे, उस पे चोट किया मोदी जी ने। अदरवाइज 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसी में भेद कर ही नहीं सकता। वो मोदी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आपकी सीट पर। कन्हैया कुमार आपको लगा कि आपके लिए चुनौती है या चुनौती पैदा कर सकते हैं? जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ और कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान किया था। हमें कन्हैया कुमार कभी चुनौती नहीं लगे, बल्कि मुझे लगा कि
थोड़ा हमारा चुनाव आसान कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि कन्हैया कुमार का परिचय क्या है? कन्हैया कुमार का परिचय है देश को तोड़ने वाला नारा लगाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा कन्हैया का है। देशद्रोह का कानून चल रहा है उनके ऊपर, और यही आम आदमी पार्टी देशद्रोह का कानून चलाने की अनुमति दी है। हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, उन्हीं का नारा है कि एक आतंकवादी के लिए बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हु इज कातिल? सुप्रीम कोर्ट, जिसने फांसी की सजा दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट को कातिल समझता हो और जो भारत की सेना को गाली देता हो, जो मां दुर्गा की जगह महिषासुर की पूजा करने में विश्वास रखता हो, वो हमारे लिए चुनौती नहीं हो सकता। हाँ, मेरी चुनौती ये थी कि निश्चित रूप से मैं स्वीकार करूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गई, जो एकदम असंभव सा था। अरे भाई, कांग्रेस को ही गाली देते हुए तो आम आदमी पार्टी आई और दोनों मिल गए, तो सीधी सीधी टक्कर हुई। वो निश्चित रूप से एक चुनौती थी, लेकिन कन्हैया के आने से, कन्हैया जो कुमार देशद्रोह के आरोप में अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, और सजा भी मिलेगी इन लोगों को, तो मैं लोगों को बताने में ज्यादा हमको समय चला गया कि हु इज कन्हैया। और वो जान लीजिए कि अगर कुछ वोट मिले भी हैं उनको, तो उन्होंने वही वोट दिए होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि कौन है कन्हैया कुमार। जो जान गया ना, वो कभी वोट नहीं देता। मेरे लोकसभा का वो ठीक है, पार्टी के तरफ से हैं, वो दे देंगे, लेकिन जो जान गया होगा ना कि ये कौन कन्हैया है, तो पार्टी के एक क्रॉस पार्टी जाकर के मुझे वोट दिया होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, उम्मीद करते हैं 4 जून को आप जीतें, सांसद बने। मैं भी ऐसा ही उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, और शुभकामनाएं भी मैं तो आपको भी यही दे सकती हूँ। कौन से ऐसे 5 या 6 काम होंगे जो आप दिल्ली वासियों के लिए करेंगे, जो आपको लगता है कि अब छूट गए हैं, जो आपको इस टेन्योर में करने हैं? सबसे पहला तो मैं काम करने वाला हूं कि ये लोगों को बताने वाला हूं कि दिल्ली में कौन काम किसका है। दिल्ली या कोई भी राज्य, हम लोग का एक पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाया जाता है, और उसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, सिविक्स। आपने भी पढ़ा होगा। क्या है ना कि लोगों ने सिविक्स पढ़ना छोड़ दिया। लोग साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट हो गया। उसमें बताया जाता है कि कौन सा काम किसका है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, निगम का काम क्या है, मुख्यमंत्री का काम क्या है, और केंद्र का काम क्या है। अब आप भी जो हमसे सवाल पूछे हो कि आप कौन सा 5 काम करोगे, हम तो क्या कर सकते हैं? एक सांसद मेट्रो ला सकता है, एक सांसद नेशनल हाईवे बना सकता है, एक सांसद घर घर पीएनजी गैस कनेक्शन दे सकता है, एक सांसद दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था का जिम्मेदार है, एक सांसद सेंट्रल स्कूल बना सकता है, एक सांसद, जो दिल्ली की बात कर रहा हूं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ और बाकी चीजों की मॉनिटरिंग कर सकता है। केंद्र से जो काम हो रहे हैं उसका मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष मैं हूं। तो इसमें से तो बहुत सारे काम आपने कर दिए हैं, जितना मैंने सर्वे किया। अब मैंने किया क्या नहीं, घरों में साफ पानी हम नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो काम हमारे जिम्मे नहीं है, उसी के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। हम छोटी सड़कों का निर्माण, जैसे पीडब्ल्यूडी का काम, वो मुख्यमंत्री का है। फ्लड का काम, जो फ्लड के नाले होते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले होते हैं, अभी एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, तो एमसीडी का भी सारा काम उनका है। अब अगर मैं आपके इंटरव्यू में बोल दूं कि हाँ जी मैं अगले 5 साल में पानी भी पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, तो फिर मुझे तो जनता के सामने झुकना पड़ेगा कि मनोज ने कहा था, नहीं किया। तो पहला तो मैं काम करूंगा कि लोगों को इस 6 महीने में, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मेरा 4 जून के बाद अगर भगवान ने जैसा एग्जिट पोल है, जैसा लोगों का मंतव्य वैसा ही रहा, तो मैं पहले दिल्ली को जगाना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के इसी मिस इन्फॉर्मेशन में अरविंद केजरीवाल जैसा विलेन दिल्ली पे रूल कर रहा है।
बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी, ये जो जाम की समस्या है ना, ये बस हमारा मनोज तिवारी जी करवा दें। फिर किसी ने आके उनको हाँ। काउंटर किया कि ये जो पूरा 4 लेन बन रहा है, उसी रोड पर थे हम लोग जी। भी, ये कौन करवा रहा है? आपस में भी भिड़ गए थे वो लोग। ये बहुत जरूरी नहीं, है लोगों के बीच मैसेज जाना। ट्रैफिक को ठीक करने में हमारा 50% योगदान है। अगर मान लो वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है और वो बनाता ही नहीं है, तो मैं करूं क्या? लेकिन ट्रैफिक पुलिस ठीक से काम करे, उसके बावजूद उसको किस तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन मैंने ये काम किया है नम्रता जी। पहले हमारे शास्त्री पार्क से जाने में 1 घंटा रुकना पड़ता था, मैंने 0 सिग्नल कर दिया। पहले खजूरी से जाने में बहुत जाम होता था, आज भी जाम है, मगर विदिन 1.5 मंथ खजूरी का जाम खत्म कर दूंगा, भजनपुरा का जाम खत्म कर दूंगा 5-6 महीने में। मेट्रो ला दिया, ट्रिपल डेकर मेट्रो ला दिया, सड़क से ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो ला दिया। ये सब किया है, 14,600 करोड़ का काम है। बल्कि मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ये जो चुनाव लड़ रहे थे हमारे सामने, लड़ रहे हैं अभी, तो यही बोलूँगा, रिजल्ट आया नहीं है, तो वो बोलते थे कि पत्थर दिखाइए। मैं यही पूछने वाली थी, चैलेंज कर रहे हैं 14 पत्थर, 14 शिला ऐसे दिखाइए जहां पर लिखा हो इनॉग्रेटेड बाय मनोज तिवारी जी। तो एक तो ये पढ़े लिखे मूर्ख दिख रहे हैं मुझे, जैसा कहते हैं कि सो कॉल्ड जेएनयू में पढ़े हैं, बट इनकी पढ़ाई सकारात्मक नहीं है, इन लोगों की पढ़ाई नकारात्मक है। एक सांसद का सालाना बजट कितना है? 5 करोड़ रुपए। लेकिन मैं 10 साल में जहां हमारा 50 करोड़ का बजट है, उसमें कोरोना में 10 करोड़ चला गया हमारा, हम लोगों ने डोनेट कर दिया ना कोरोना के लिए सरकार को। तो 40 करोड़ रुपए में हम 4,800 करोड़ की एलिवेटेड हाईवे कैसे ला सकते थे? नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री था तो हम ला दिए, नितिन गडकरी जी जैसा सड़क परिवहन मंत्री था तो ला दिए। अब आप कहेंगे कि उस सड़क का उद्घाटन मनोज तिवारी करे? ये संभव है? बताइए। हम प्रधानमंत्री से कराएंगे? बिल्कुल। अगर हमने मेट्रो बना दिया तो मेट्रो का जब उद्घाटन होगा तो हरदीप पुरी करेंगे और लोकल जो मिनिस्टर होगा वो करेगा। तो तुम इतने अव्वल दर्जे के मूर्ख हो कि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि काम करवाना और उद्घाटन करना किसका काम है। और उद्घाटन तो कैसे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब को देखा है हमने। हाँ हाँ, देखा है आपने। फिर भी मुझे इतनी खुशी है कि जिस दिन उस व्यक्ति ने कहा कि हमको पत्थर दिखाइए, 2000 पत्थर लोगों ने दिखाए हैं हमारे यहां। कई तो वायरल होने लगे, क्योंकि हमने कम से कम कुछ नहीं तो मोर देन 43 पार्कों में हमने जिम लगाए, ओपन जिम लगाए हैं, तो सब पत्थर पड़ा हुआ है। अब कौन इस व्यक्ति को दे दिया ये ज्ञान कि तुम पत्थर गिनवाओ? इतना लोग पत्थर गिनवाए हैं कि पत्थर ही हो गए होंगे। पत्थरों की कमी नहीं है, मगर हमने कुछ काम ऐसे किए जो नरेंद्र मोदी जी के रहने से हुआ है, नितिन गडकरी जी के रहने से हुआ है, हरदीप पुरी जी के रहने से, मतलब मोदी सरकार रहने से हुआ है। अब उसमें तुम इतनी छोटी बात करते हो कि पत्थर क्या है? तो ये लोग तो पत्थर पे ही काम चलाते थे, काम हुआ नहीं बोला पत्थर लगा दिया। बिल्कुल। तो ये वही पत्थर वाले हैं, इनको अच्छा आपने पत्थरबाज नहीं कह दिया। नहीं, पत्थरबाज भी यही लोग हैं। उधर पत्थरबाजी होती थी, इधर कश्मीर को चाहिए आजादी नारा लगाने वाले यही लोग हैं। देखिए, जब दिल्ली को धीरे धीरे पता चलेगा ना कि कौन कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने लड़ाया, तो आने वाले समय में राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा और अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। फोटो किसके साथ खिंचवाए, सुनीता केजरीवाल जी को जवाब देना होगा। ये बच नहीं सकते। एक देशद्रोही के साथ, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले के, अभियान चलाने वाले के साथ फोटो खिंचवाए हैं। क्या मुंह से ये लोग आगे कहेंगे, हम उसकी इंतजार कर नहीं। और ये सवाल भी है मनोज जी, क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस के सामने? अरविंदर सिंह लवली नाराज हो गए, अच्छे कैंडिडेट बन सकते थे वो, या उन जैसे और भी नेता थे, ये क्या मजबूरी थी कि कन्हैया कुमार को उतार दिया? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं। कांग्रेस माओवादी कम्युनिस्ट बन चुकी है और राहुल गांधी की कांग्रेस अब वो इंदिरा कांग्रेस नहीं रही, अब ये माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस है। जो कांग्रेस थी तो लवली के साथ निकल गई, जो वो नीरज बोरा के साथ निकल गई। जो कांग्रेस थी वो अमित मलिक के साथ निकल गई।
आप सुना होगा आपने संदीप दीक्षित जी का नाम। शीला दीक्षित जी संदीप दीक्षित जी ने, हाँ, शीला दीक्षित जी के साथ चली गई अब वो पार्टी। वो तो नाराज भी थे बल्कि। नहीं, नाराज तो इतने थे कि नाराज होना उनका स्वाभाविक भी था। भाई देखो, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले की सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ जो भी खड़ा हुआ होगा, भविष्य में अब वो सवालों से नहीं बच सकता। चाहे वो पार्टी के तौर पे ही लगा हो या कोई पार्षद हो, कोई नेता हो, कल उसको दिल्ली की गलियों में जवाब देना पड़ेगा कि तुम किसका प्रचार कर रहे थे। वायरल का जिक्र किया आपने। ये सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ काफ़ी वक्त से, आपकी वाइफ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, मैं दोनों को फॉलो करती हूँ। पर्सनल लाइफ में आपकी कितना फ़र्क पड़ता है और इन इलेक्शंस में इसका कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि एक दो वीडियोज़ ऐसे आपके भी वायरल हुए जो थोड़े से कटे हुए वीडियो थे, उनका पूरा वीडियो जब देखा तो सच्चाई कुछ और थी। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप जीप पर सवार है, खुली एक ओपन गाड़ी है वो, जिसमें आप कह रहे हैं गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। वो अलग बात है कि मैंने पूरा वीडियो जाके देख लिया, फैक्ट चेक भी मैंने खबर चलाई थी कि भाई लोगों को समझ में आई इसकी सच्चाई क्या थी। पर बहुत सारे लोगों ने पता है क्या ट्रेंड चलाया, मनोज तिवारी को जैसे कहा गया कन्हैया से डिबेट करने चलो, उन्होंने कहा गाड़ी मोड़ो, और वो उतना ही चंक वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे? तो ये होगा, ये सब तो साजिशें, जो साजिश करने वाले लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते, अन्ना तो हमारी टीम कभी ऐसा करती है। कट पेस्ट करना, जिसको बोलते हैं डॉक्टर वीडियो, चलते रहता है और वो तो चलेगा। जिसके पास बताने को कुछ नहीं है या अपनी चीज़ें छुपानी है तो, लेकिन अब मनोज तिवारी की इमेज ऐसी है कि कोई विश्वास ही नहीं करता उस पर। हाँ, लोगों ने जाके फैक्ट चेक किया। हाँ, ऐसा कब हुआ? हमें कोई तो पता ही विश्वास कर नहीं सकता। और जहाँ तक एक दिन उन्होंने एक दिन एक चैलेंज किया था डिबेट के लिए, और किस दिन किया था? जिस दिन 5 बजे तक प्रचार खत्म हो रहा है तो कह रहा है कि 2 बजे आइए, 3 बजे आइए, वो क्या डिबेट करने। हम के भैया तुम हार चुके हो, तुम जाके डिबेट करो, हमको तो 5 बजे तक लोगों से मिलना है। तो इसलिए हम उनसे मिलते रहे। और मेरा मानना है कि डिबेट किसके साथ करोगे? कन्हैया कुमार के साथ। भैया तुम्हारा परिचय क्या है? हम देश के टुकड़े टुकड़े कैसे करने इसका डिबेट करेंगे, कैसे घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने उसका डिबेट करेंगे। जैसे ये पूरा प्रकरण जो भी जुड़ा हुआ है विवाद कन्हैया कुमार के साथ, उनको ले डूब रहा है। ये सर्वेज भी बता रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं। आपको नहीं लगता केजरीवाल को भी कुछ ऐसे मामले हैं जो ले डूबे हैं? कथित शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल, ये पूरा प्रकरण जो हुआ है, जेल में थे, जेल से बाहर भले ही वो आ गए हों कि भाई मुझे प्रचार करना, आज तो खैर चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपका काम तो ऑलरेडी आसान हो गया, कांग्रेस की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनौती तो थी ही नहीं? नहीं, फिर भी उसके बाद भी देखिए, अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो इस देश की नब्ज को नहीं टटोलना चाहते हैं, देश के बेहतरी के साथ नहीं चलना चाहते हैं। हमें आगे उन पर काम करना है, उनको बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करना है। और ये मैं आपको बताऊं, आने वाले भारत में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होने वाला है। एक पार्टी जो सभी वर्गों के लिए समान काम कर रही है, फिर भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो सीधे सीधे देश का बंटवारा कर रहे हैं विचारधारा के आधार पर। और आने वाले समय में यह हमारे देश का बहुत ही ज्वलंत प्रश्न बनने वाला है। वो लोग इस बार भी वोट किए हैं। भाई हम जो मानते हैं कि दो ही लोगों की आमने सामने प्रमुख लड़ाई है, तो निश्चित रूप से दूसरे तरफ भी 4-5 लाख वोट गिरेंगे। हो सकता है हमारे तरफ 8-9 लाख वोट गिर जाए, लेकिन 4-5 लाख लोग भी जो वोट दिए हैं वो कन्हैया कुमार को तो वोट नहीं देंगे। वो या तो अपनी किसी, देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम में वोट न देना एक अलग बात है। छोटा इशू है जी, आपने मेरी सड़क नहीं बनाई, आपने मेरा काम नहीं किया, आप हमसे हमारी शादी में नहीं आए, ठीक है,
क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग उसकी भी सजा दे देते हैं। ये क्षणिक सजा हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बीजेपी का कमल नहीं दबाना है। वो लोग कन्हैया कुमार को देख के थोड़ी वोट दिए हैं, उनको बल्कि ठीक से पता हो जाता कन्हैया कुमार कौन है, तो शायद वो वोट देने नहीं जाते। तो ऐसा हुआ भी है हमारे क्षेत्र में भी, जहाँ कई जगह मैं देखता था 80-85% वोट होते थे, वहाँ 65-70% पे रुक गए हैं। तो मूल हमारा ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको हम उनको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। हम उनको समझाएंगे, उनके पास बैठेंगे और कहेंगे कि अगर देश में एक नरेंद्र मोदी नाम का ऐसा व्यक्ति, उनको मैं महामानव भी कहना चाहता हूं, जिसको देश की जनता इतना विश्वास दे रही है, अगर वो सबके लिए कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े होइए। और बहुत लोग एकदम दीवार तोड़कर उनके साथ खड़े होना शुरू भी हो गए हैं, लेकिन एक बहुतायत जो नंबर्स है उस पे हम भविष्य में काम करेंगे। अच्छा, इस बार सेलिब्रिटी फेसेस पे बहुत दाव लगाया गया है। बहुत सारी सीटों का मैं जिक्र, जैसे हेमा मालिनी जी को तो खैर रिपीट किया गया है, बाकी कंगना का जिक्र मैं कर सकती हूँ। हंसराज को यहाँ से निकाल के पंजाब भेज दिया गया है। मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि लगाया गया। अरुण गोविल को आप मेरठ में देख लीजिए। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी, फिर पूछूंगी आपसे एक सवाल। मैं मेरठ की हूँ, तो कवरेज हो रही थी वहां पे, तो अरुण गोविल जी आए हुए थे, बड़ा सा उनका एक रोड शो निकला। तो बहुत सारे ऐसे थे जो कांग्रेसी थे। तो मैंने पूछा किसको आप लोग क्या वोट दे रहे हैं, कह रहे कांग्रेसी है और हम तो यहाँ गठबंधन से वो सुनीता वर्मा खड़ी है उनको ही देंगे, क्या मतलब है ये वो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही अरुण गोविल का रोड शो निकला, उन्हीं लोगों ने, मेरे कैमरे में कैद है उनकी तस्वीरें, हम बहुत हंसे बाद में, उन्हीं लोगों ने ऐसे फूल पकड़े हाथ में और ऐसे उनके ऊपर बरसाए और ऐसे हाथ जोड़ा और जय श्री राम किया। और फिर मैंने जाके पूछा ये क्या था, तो वो कंफ्यूज हो गए। अब ये तो रही एक बात। सवाल मेरा ये है कि आपको नहीं लगता कि विरोध कितना भी हुआ हो, चाहे नरेंद्र मोदी का या यूपी में योगी का, या मैं तो कहूं उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ एक ने आपका भी विरोध किया होगा, लेकिन साइलेंट वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया है और ये एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को गया है? मुझे तो अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। आपको कितना लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं थोड़ी देर पहले कहा आपको कि वो लोग जो बिल्कुल कमल नहीं दबाना चाहते थे, वहां से भी अब कमल दब रहे हैं, कमल के बटन दब रहे हैं। तो मैं उन्हीं का इशारा कर रहा था। और बाकी जो नहीं दबा रहे उन पे भविष्य में काम करेंगे हम लोग, और एक विश्वास का वातावरण बना रहे हैं। और वो लगता है कि धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। युद्ध तो यही है कि कुछ लोग रोकने में लगे हैं, हम उनको जोड़ने में लगे हैं। तो आया है, मुस्लिम बहनों का वोट बीजेपी की तरफ पड़ रहा है, और इसीलिए एग्जिट पोल के ये नतीजे हैं। तो इसमें औंधे मुंह वो गिर रहे हैं जो सोच रखे थे कि बस इनको तो हम इतना भड़का देंगे कि ये कमल का बटन दबाएंगे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया कि धीरे धीरे विश्वास वहां भी जाग रहा है। तो 400 पार की कितनी उम्मीदें हैं एग्जिट पोल्स देखने के बाद? देखिए, एग्जिट पोल में कुछ लोगों ने 401 भी दिया है। तो अब भाई हम तो उसी पे जाएंगे। जब 401 किसी ने भी दिया है, दो तीन चैनल्स ने दिया है, तो फिर मेरा मन कह रहा है कि 400 पार हो सकता है। लेकिन एक टेंशन की बात ये नहीं है कि बिहार में सीटें घटती हुई दिख रही हैं? दक्षिण में आपका खाता बढ़िया अच्छे तरीके से, वहां के लोग भरोसा कर रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन बिहार में थोड़ा सा चिंता का विषय है। देखिए, हम एग्जिट पोल का कई मायने में सम्मान करते हैं। अगर बिहार में 3-4 घट रही है तो पश्चिम बंगाल में 10-12 बढ़ रही है। बिल्कुल, दक्षिण में 14-15 बढ़ भी रही है। तो ये तो होता है, कभी कभी सिचुएशन कहीं कहीं आ जाता है ऐसा। और बाकी तो देखते हैं एग्जैक्ट में क्या होता है। एग्जैक्ट में क्या होता है, थोड़ा बहुत ही टाइम रह गया है, पता चल जाएगा। केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं? दिल्ली में काम कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब तो जेल में हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं और इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, परेशान है जनता। काम कैसे होगा या कैसे हो रहा है? केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है, मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूं। केजरीवाल इंसान कहलाने लायक व्यक्ति नहीं है।
मैं बहुत वेदना से बोल रहा हूं। केजरीवाल लाश पर भी राजनीति कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया है। अगर दिल्ली का सबसे बड़ा विलेन कोई है पिछले 10 साल में तो वह अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तड़पना पड़े, नल खोलते ही गटर का मिक्स पानी गिरे घर में, दिल्ली राजधानी और नलियां बजबजा रही हों, खुद को दिल्ली का बेटा बोले और बुजुर्गों का पेंशन बंद हो, 10 साल से गरीबों का नया राशन कार्ड न बना हो जबकि मोदी जी पूरा राशन देने को 5 साल तक फ्री तैयार है, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गई हो, दिल्ली की जमुना जी सबसे प्रदूषित, इतने ही दूरी में वजीराबाद बैराज से कलंदी कुंज तक देश की सबसे पोल्यूटेड नदी में इतना चंक आता है। 1500 किलोमीटर बहती हैं यमुना जी, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल रोज नया नारा, नया झूठ और भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्ट व्यक्ति कि मतलब अपने पीए से एक महिला को पिटवाने में भी गुरेज नहीं करता है। सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं करता है वो आदमी, लेकिन उसका पीए जब जेल जाता है तो प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि सारी चाबी तो उसके पीए के पास है ना, उसकी जानकारी। मैं आज भी देख रहा था जब आपसे बात कर रहा हूं कि वो महात्मा गांधी जी के जेल से आया, जेल में जा रहा है जो व्यक्ति, वो महात्मा गांधी की समाधि पे अपवित्र कर गया। गांधी जी से सीख लिए होते तो आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भगत सिंह है। इससे बड़ा भगत सिंह का अपमान क्या होगा? भगत सिंह भ्रष्टाचारी थे। भगत सिंह भ्रष्टाचार के लिए जेल में गए थे। अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह का अपमान करने की भी सजा मिलनी चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह का नाम उन्होंने अपने नाम से जोड़ करके बदनाम किया है। और भगत सिंह ने कौन सा कोर्ट में याचिका लगाई थी? जमानत दे दो, जमानत दे दो। किसी भी एंगल से भगत सिंह का नाम दूर दूर तक भी नहीं जोड़ना चाहिए अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ। जो अपने गुरु को धोखा दे करके खड़ा हो, जो अपने साथियों को धोखा दे करके खड़ा हो, जो अपनी सबसे पहली जो गुरु जैसी उसकी साथी थी संतोष कोली, उसको मरवा करके खड़ा हो। आप कभी जाकर के संतोष कोली की माता जी से पूछ लीजिए। पढ़ा है मैंने उनके बारे में, बहुत पूरी कहानी पढ़ी है। उनके पास में बैठता हूं ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता उनके आंसुओं को। तो ऐसा व्यक्ति, अब वो क्या है कि उन्होंने, उसको पता है कि हम जनता को भ्रमित किस मुद्दे पे करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दे करके पूरे दिल्ली को कर्ज में डुबा दिया। आज दिल्ली का हर बच्चा जो जन्म भी ले रहा है ना, वो 78,000 रुपए के कर्ज में जन्म ले रहा है ऑन एन एवरेज। जल बोर्ड जो 600 करोड़ का लाभ देता था प्रति वर्ष, आज 50,000 करोड़ के घाटे में है। कौन भरेगा? फाइनली किसको भरना है? तो पानी नहीं मिलेगा तो रो कौन रहा है? हमारा आम गरीब आदमी। अमीरों के कॉलोनी में तो टैंकर माफिया ले जाके दे ही दे रहे हैं पानी, बिक रहा है पानी, मगर गरीब कहां से खरीदे पानी? मैं तो झुग्गी के लोगों का झुग्गी नहीं बदला, लेकिन अरविंद केजरीवाल का घर राजमहल बन गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सच में ना दिल्ली का सांसद होने के नाते जब मैं गली में जाता हूं और लोग कहते हैं मनोज जी जरा मेरा ये नाला देख लो, तो अपना ना हृदय कांप जाता है। इसलिए मैं अभी रिजल्ट के बाद मैं घर नहीं बैठने वाला हूं। मैं रिजल्ट के बाद अपने सभी साथियों को जो इस सफर में हमारे साथ आए हैं,
हमारे तमाम कुछ कांग्रेस से साथी आए हैं, कुछ मीडिया से साथी आए हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग आए हैं, हमारे पास अरविंदर लवली जैसे लोग आए हैं। मैं इन लोगों का साथ लूंगा और हमें गली गली जाना है, जगाना है कि एक बार दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी को दोनों चाबी दे दीजिए, जिसको कहते हैं डबल इंजन। हम 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं को खत्म करके दिल्ली के माताओं के, बहनों के, झुग्गी वालों के, अनऑथराइज कॉलोनी के, उनके चेहरे पे मुस्कान देना चाहते हैं और देंगे नम्रता जी। आज आपसे यहाँ अगर हमको 5 साल के लिए डबल इंजन मिल गई, मोदी जी प्रधानमंत्री और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हम 5 साल के अंदर दिल्ली को उसका हक दिला देंगे। पानी के लिए कोई तड़पता नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति के घर में नल से जल होगा। हमने गैस कनेक्शन नल से दे दिया, पाइप से दे दिया सबके घरों में। हम बुंदेलखंड में जाकर के नल से जल दे रहे हैं, 13 करोड़ नए नल से जल कनेक्शन दिए। ये दिल्ली केवल फोकस नहीं है, फोकस क्या है? पैसा लूटो, अपने बैंक बैलेंस बनाओ, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगाओ, दुनिया को छलावा करो। ये अरविंद केजरीवाल जी का अपना मोडस ऑपरेंडी, और कुछ नहीं। उनको ना दिल्ली की हाय लगी है। आप सोच सकती हैं कि अपने घर में एक महिला को पटक पटक के पिटवाता है वो व्यक्ति। वो हमारे लिए स्वाति मालीवाल नहीं है, हमारे लिए दिल्ली की एक बेटी है, देश की एक बेटी है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी दिल्ली की महिलाओं ने अच्छी पिटाई की है आम आदमी पार्टी की। वोट की चोट दी है। इतना बड़ा झूठ बोला आप हमको वोट देंगे तो हम जेल जाने से बच जाएंगे। अभी वोट गिनाया नहीं और जेल चला गया। वोट गिना जाता तो होता कि चलो भाई वोट नहीं दिया इसलिए जेल जा रहा है। वो तो गिनाया भी नहीं और जेल चले गए। किसको बेवकूफ बना रहा था ये व्यक्ति? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जब तुम बोल रहे हो कि वोट दोगे तो मैं जेल से बचूंगा, तो वोटवा गिनाने तो दो। क्यों जा रहे हो 2 तारीख को जेल? एक और भयानक झूठ। तो अरविंद केजरीवाल का पूरा परिचय झूठ और लूट है, गंदगी है मन में, बहुत बड़ा अपराधी है ये व्यक्ति। ये किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई मर्डर करा चुका है ये व्यक्ति। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, संतोष कोहली तो एक नाम लिया हमने, सोनी मिश्रा एक नाम है, जिसका इनके पार्टी के व्यक्ति ने उसके साथ शील हरण किया। वो जब आई तो बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, एंड शी गॉट सुसाइडेड। तो ये अरविंद केजरीवाल ने कई मर्डर कराए हैं। अरविंद केजरीवाल, ओहो 10 साल में जो मैंने इसलिए बहुत, आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, कई अच्छे लोग हैं। मैं इंटरव्यू में आपसे बोल रहा हूं, उनके मन में देश है। उनको लगा कि दिस मैन इज कैरिस्मेटिक, अरविंद केजरीवाल विल चेंज द पॉलिटिक्स। अभी आज वो थके हारे देख रहे हैं, अपनी कुछ पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ को कल जाना पड़ेगा। कुछ जल्दी समझ गए तो पहले ही निकल गए, कुछ पहले निकल गए। तो मेरा ये जो मैं आज बोल रहा हूं ना, मैं बहुत आत्मा मेरी दिल्ली की दुर्दशा देख करके मैं रो रहा। मुझे अगले 5 साल में, आपने पूछा ना कि आपने 5 क्या काम करेंगे। हमारा 5 काम, सोनिया विहार रोड को डबल करना है, ठीक, करावल नगर रोड को ट्रैफिक जाम से फ्री करके उसको निर्बाध बनाना है। हमें सेवाधाम के रोड के ट्रैफिक को ठीक करना है। हमें गामड़ी रोड के साथ बैठ करके उस रोड को डबल करना है। हमें एक सड़क है गोकुलपुर की जो मेट्रो के नीचे जाती है, वो बहुत खराब स्थिति में है, नाला बहुत परेशानी दे रहा है, उसको ठीक करना है। और मैंने 3 सेंट्रल स्कूल लाए हैं, 2 की बिल्डिंग बनाना हमारा अगले कार्यक्रम में है, और हम ये करके देंगे।
ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ को लेकर। अगर आपको लगे, आपको ठीक लगे तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला भी हो सकता है। लेकिन केजरीवाल को इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। समझ तो आप गए होंगे मैं कहाँ बोल रही हूँ। जेल से बाहर आते हैं और पहले दिन ही बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और अमित शाह जी ने आकर इस पर अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नड्डा ने भी क्लास लगा दी। एक उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। मुझे नहीं पता इस बारे में आपको जानकारी होगी या नहीं, या बीजेपी का कोई नेता इस पर बोलेगा या नहीं। मुझे आपसे ये जानना है, केजरीवाल को ये खबर जेल के अंदर कौन पहुंचा रहा है कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? आप अपनी पार्टी को भी देख सकते हैं ना कि वहां पर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो गया है। उनको ये खबर कौन पहुंचा रहा है, और इस पर आप कहेंगे क्या, जो दावा वो कर रहे हैं? देखो नम्रता जी, अरविंद केजरीवाल साजिशों का भंडार है। उस व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि क्या बात करने से पार्टी में फूट होगी, क्या बात करने से पार्टी में थोड़ा सा हड़कंप मचेगा। ये अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अब कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम कहना क्या है, हमारी पार्टी में बड़े बड़े पदों पे रहे हुए व्यक्ति, अचानक किसी नए को चांस मिलता है। बिल्कुल। तो पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ गाड़ियों का वीवीआईपी लाल बत्ती नहीं हटा है। हमारी पार्टी के अंदर भी सभी समान हैं। हाँ, जो अपने यश और अपने कृतित्व से अपना स्थान बनाता है, वो अपना आगे का सफर भी उसका बहुत अच्छा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या होना है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे समय पे डिसाइड करती है। अरविंद केजरीवाल जैसे आपराधिक मानसिकता और साजिशी मानसिकता वाले व्यक्ति को अब बीजेपी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप सीरियसली लेते हैं केजरीवाल को और उनकी बातों को, आप या बीजेपी के और नेता? नहीं, हमको लेना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बड़ा नफरत का दीवार खींचता है। अगर नहीं सीरियसली लेंगे ना, तो समय पे इनकाउंटर नहीं करेंगे तो फैला देगा। मान लो कि आपने किसी को अब गिलास में जहर दे के और पिलाने जा रहा है, तो गिलास को तो फोड़ना पड़ेगा। तो हम ये काम करते हैं बहुत। उनके हर स्टेप को, अरविंद केजरीवाल जी के हर स्टेप को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि मुझे उसको तुरंत नेस्तनाबूद करना होता है। ठीक है। अच्छा, मनीष कश्यप का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। मनीष कश्यप जब तक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत वाहवाही हो रही थी। जैसे ही खबर आई कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और आप ही उस वक्त वहां पर मौजूद थे, तो कहा गया कि मनोज तिवारी जी खास हैं, भैया भैया मनीष कश्यप कहते हैं, तो करवा दी बीजेपी ज्वाइन। उसके बाद लोगों ने उन्हें, एक तबके ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने भी उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि अब तक तो आप बहुत सवाल पूछा करते थे, मोदी जी ये कीजिए, अब कैसे पूछेंगे? उनका जवाब हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे सवाल पूछने की अब जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा बोलूंगा ये काम करवाइए और वो होगा। ये जो ट्रोल आर्मी एक्टिव हुई मनीष कश्यप के लिए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और चूंकि आप इतना साथ रहे हैं मनीष कश्यप के, लगा कई बार कि ये लड़का 32-35 साल का भटक रहा है कि यार फैसला गलत तो नहीं ले लिया, चुनावों से पहले कुछ मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अपर्णा यादव वाला हाल हो गया है, कुछ नहीं मिलने का। देखिए, मनीष कश्यप एक जनता का हीरो है। उन्होंने अपने प्रयास से जनता का विश्वास जीता है। उनका उद्देश्य है जनता के काम कराना। लेकिन उस हीरो को कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कि कुछ डेंट मारे, नुकसान हो, तो बहुत सारी शक्ति उनके पीछे लगी। मैं नेचुरली उनसे जुड़ा जब उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। तो जब तक वो उनके हिसाब से चल रहे थे, उनके लिए वो प्रिय थे। और जैसे ही उन्होंने एक जगह उनको फील हुआ कि हमने भी समझाया और भी लोगों ने समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे समझने से केवल, उनको भी लगा कि नहीं ठीक कर रहे हैं मनोज भैया। और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे बहुत समझाना पड़ा। लेकिन जब वो उस रास्ते से हट गए तो बट नेचुरल लोगों में तो परेशानी आनी थी। वो जो लोग मोदी जी को नुकसान करने के लिए मनीष कश्यप जैसे जनता के हीरो का उपयोग कर रहे थे, वो तो उनके लिए तो वो जोंक पे जैसे नमक डाल देते हैं ना, वैसे हो गया ना। तो गरियाए बहुत होगा, हमको भी गरियाए हैं, उनको भी गरियाए हैं। मगर
देश के लिए बहुत सारी अपमान, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, मगर आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मनीष कश्यप हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। वो समय बहुत जल्द आएगा। मनीष को अभी भी सवाल, मैं उनको बोल रहा हूं, सवाल करने से नहीं रुकना है, लेकिन अब आपके सवाल को ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां आप कहेंगे और काम होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। उनको खुद ही बना देंगे, थोड़ी देर में ऐसी जगह खुद ही सोल्यूशन करेंगे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर आप इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। अच्छा, एक खबर मैं फिर आपसे भी यही जवाब लेना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में जनता मौका देती है और डबल इंजन की सरकार बनती है तो जो वादे आपने किए वो जनता ने सुन लिए। मुख्यमंत्री आपको बनाया जा सकता है, आपको उम्मीद है? क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो आप ही नजर आते हैं दिल्ली में। इट डजेंट मैटर, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। बना दिया जाएगा तो कौन, मैं तो कई बार बोलता हूं सही बात। कि राजनीति में कौन है जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसके मन में लड्डू नहीं फूटेगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तभी ये काम होगा। बस मोदी जी के रहते डबल इंजन मिल जाए बीजेपी को, वो काम मैं सांसद रह के भी, मैं पीछे रह के भी कर सकता हूं। ये मैं दिल्ली को वादा दिलाता हूं, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को एक रात में हमने ऑथराइज किया था, अनऑथराइज का पूरा कलंक काट दिया था। हम और मोदी जी साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हरदीप पुरी जी भी साथ में थे। मोदी जी को मैं जानता हूं ना, वो जितने विशाल है ना उतनी सामान्य है। मोदी जी से मिलने वाला जानता है कि जो मिलेगा ना उसको लगेगा ये तो हमारे टाइप के हैं यार, हाँ, सीधा सोचते मैंने हैं। बहुत लोगों से ये बात सुनी है। हाँ, तो ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी बहुत विद्वान के लिए बहुत विद्वान है, बहुत दुनिया का दृष्टिकोण देने वालों के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण देने वाले हैं। और आप जितने सहज भाव से मिलोगे आपको लगेगा रे तो हमारे टाइप के हैं। तो ये सदियों में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो, अभी आज देखिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मैं बैठा हूं स्वामी विवेकानंद जी के उस पूरा सामने experience शिला share किया पर, अपना, हाँ। जहां कभी मां पार्वती ही बैठी, जहां कभी विवेकानंद जी बैठे, जहां कभी उनके गुरु बैठे, और जहां अनेक लोगों ने बैठा, वो उस जगह पे बैठ करके ये सब जो अटरू पटरू हैं ना, सब आहुल राहुल पाहुल, ये सब इनकी सोच ही नहीं जा सकती वहां तक। वो चिट्ठी नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से लिखी है हाथों ना? से लिखी, अपने हाथों से लिखी है। और नरेंद्र भाई में ना इस देश का एक सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जी रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप मान रहे हैं कि 2024 में जीत 2019 और 14 के मुकाबले बहुत बम्पर होगी? ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी का पुनः प्रधानमंत्री बनना न सिर्फ भारत के भारतवासियों के लिए, दुनिया के लिए, भारतवंशियों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए सबसे सुनहरा समाचार है। पूरे ब्रह्मांड के लिए जो लिखा गया हमारे शास्त्रों में, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव 2024 से जो आकार लेगा ना, उसको साकार करने के लिए मोदी जी का तीसरी बार विजय हो रहा है। और आप देखिएगा कि ये 5 साल में ना बहुत सारे जो दुष्ट प्रकृति लोग हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। हाँ, तो ये इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या होगा? अभी तो इनमें लड़ाई चल रही थी सीटों को लेकर, जैसे तैसे तालमेल बैठा, और खैर एग्जिट पोल्स ने तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है। अगर कुछ इनके फेवर में चीजें जाती तो फिर झगड़ा होता। अब तो चीजें क्लियर ही होती नजर आ रही हैं। तो अब आप इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी 5 जून को क्या करेंगे या 4 जून की शाम को क्या करेंगे? ये लोग एक दूसरे को गाली देंगे, ठीकरा फोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। हाँ, चुनाव में भी गाली दिए हैं। अरे भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से एक थी ना, पंजाब में तो खूब चल रहा था विरोध। ऐसा चल रहा था कि अब मैं तो गया था वहां। तो ये 5 जून के बाद एक दूसरे को
जितना गाली दे सकते हैं, जितने झगड़े होंगे, आप वो देखते रहिए। अच्छा मनोज जी, इतना व्यस्त आपका शेड्यूल रहा है पिछले चुनावों में, मैंने देखा इन 2-3 महीनों में, गाना कब आपने गा दिया बीच में? और वो ट्रेंडिंग में है इस वक्त, पंचायत ले लीजिए, भैया जी ले लीजिए। सब 2 बजे रात का क्रिएशन है। सब क्या है कि देखिए, मैं सबसे पहले सिंगर हूँ। मैं आई लव सिंगिंग। और मुझे याद है जब ये भैया जी फिल्म का गाना गाना था, मनोज बाजपेयी भाई का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मुझे एक और जिया हो बिहार के लाला दे दीजिए, ऐसे उन्होंने बोला। तो हमने कहा यार तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। तो मैं कहा कि पहले सिचुएशन बताइए कि क्या है आपकी फिल्म का। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहाँ मिला जाए। तो मैंने बोला कि वो बोल रहे कि या तो मैं आ जाऊँ या मैं चलता हूँ मैं ही। तो मैं गया और रात में हम लोग 1-1:30 बजे मुंबई के वेस्टिन होटल में मिले। उन्होंने सिचुएशन सुनाया और खट मेरे दिमाग में एक गाना आया, हो जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, हो का काई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खातर से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खातर से खेला, ओके रोक के दिखाए अंगार नगरी, जे का बाघ का कर जद के ऊपर वाला भेज, हो का काई डरवाई गुनहगार नगरी। और मैं गाया और मनोज भाई ना ऐसे उठ के मुझे पकड़ लिए, मिल गया मिल गया। हम करे क्या मिल गया यार। और वो देखो, वो लोग तो बहुत अनुभवी लोग हैं, उनके प्रोड्यूसर थे, उनके डायरेक्टर थे। बोले बस मुझे यही चाहिए। उसके बाद का काम सागर ने कर दिया, जो राइटर हैं, जिन्होंने मुंबई में काबा लिखा था। और गाना वो आदित्य देव लड़का है, और इस गाने की भी गजब कहानी है। मैं दिल्ली में ही गाया। अभी मैं उसको यही सोच के गा रहा था कि इसको अभी ये डमी है। बोले नहीं नहीं नहीं, बस यही गाना, यही फाइनल है। और क्या गाना निकल के आया। लोग क्या, मुझे लगता है इस चुनाव में कई दूसरी पार्टी वालों ने भी गाना लगाया है। और मोदी जी पे कितना ट्रेंड हुआ ये गाना, कमाल है। देखो क्या होता है ना कि हमारा पैशन है गाना, और हम बहुत देसी गानों को पसंद करते हैं। मैं रीजनल फोक को चाहता हूं कि उसका असली आनंद लोगों को मिलेगा ना। जैसे अभी पंचायत में गाना गाया, लोग कह रहे हैं सोहर को फिर से जिंदा कर दिया। हाँ, और वो जो अनुराग सैकिया जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो ढोलक, तबला, हारमोनियम, झाल, ऐसा मुझे भी लगा कि मैं 24 साल पीछे चला गया हूं। शुरुआत में जब हम लोग जैसे गाते थे, और वो इतना अच्छा मिक्स किया है। उसका वो गाना है ना कि हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी टाटा, ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत हो। हरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 डीएम होई है हो, ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा ऊ त सीएम होई है, ओ करो ऊपर पीएम होई है हो। मौजूदा स्थिति में क्या गाना निकल रहा है। और उसका साउंड देखिए, मैं मानता हूं ना, गानों का स्ट्रक्चर
और गानों का साउंड बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पंचायत के इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनुराग ने बहुत अच्छा मिक्स किया है। और अब मुझे लगता है इस टोन का मैं जल्दी एक गाना भी देने वाला हूँ। मेरा एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है ओक्का बोक्का। ओक्का बोक्का ओक्का बोक्का जल्दी दूंगा क्या मैं मतलब है इसका, ओक्का बोक्का? आई तो समझ लेना। ठीक है। अच्छा, अब 2-3 सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ थोड़ा निजी तौर पर। सवाल ये कि एक सांसद के तौर पर जितना मैंने आपके बारे में जाना, लोगों ने कहा कि मनोज भैया हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। फिर अभी टाइम हो रहा है कितना, 12 बजने के आसपास है, तो मैं देख रही हूँ इंटरव्यूज आप कर रहे हैं। घर में आप प्रॉपर टाइम दे पाते हैं? शिकायत नहीं रहती है मैम को या बच्चों को? कोशिश करता हूँ, देखो शिकायत तो होगी। अब देखिए आज मैम का बर्थडे और आप यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ तो आज तो साथ में लेके आया हूँ। आज तो आप बच गए। उनको मैं लेके आया हूँ साथ में। क्या होता है देखो, घर की भी परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। और या तो परिवार ही मत रखो, या तो पूरे देश को अपना परिवार समझ लो। लेकिन मैंने आज भी उनका जन्मदिन था, समय दिया। लेकिन वो बहुत अच्छी है, वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि मैं उसको समय दूं। इस चुनाव में उसने भी बहुत मेहनत किया है। हाँ, वो आपके लिए लोगों ने बताया कैंपेनिंग मुझे। करती हुई नजर दी। हाँ, और बहुत अच्छा किया, कोई विवाद नहीं हुआ उसके बोलने से। ये बड़ी बात है। आपको पता है एक दिन आपकी वाइफ सुरभि तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, तो मैंने जाके देखा कि वो ट्रेंड क्यों कर रही हैं। तो लोग उन्हें सनातनी, सनातन प्रेमी, हनुमान चालीसा वो बहुत पढ़ती हैं, तो सारी तस्वीरें उनकी वायरल हो रखी थी। मैंने उस पर खबर भी बनाई थी। फिर अब आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, तो कंपैरिजन चला। तो 2 भाभियों का जिक्र हुआ। एक तरफ लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी भैया की पत्नी, उनको राजनीति में आना चाहिए, यानी सुरभि तिवारी को। और दूसरी तरफ कहा कि सुनीता केजरीवाल क्यों आ रही हैं आगे, इनको हटाइए। ये जो कंपैरिजन है, निश्चित तौर पर आप एक पुरुष हैं, आप सोच समझकर ही बोलेंगे सुनीता केजरीवाल पर मैं फिर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि जिस तरीके से वो सक्रियता से आगे आई, संजय सिंह के बाहर आते ही वो पीछे हो गई। ये पूरा प्रकरण आपने कैसे देखा? क्या आपको लगता है वो 2 नंबर पर आ गई थी पार्टी में, जिसकी वजह से पार्टी में थोड़ी सी खलबली मच गई थी? देखिए वो 2 नंबर पे हैं ही, वो कहीं पीछे नहीं है। और मैंने बताया ना कि अरविंद केजरीवाल, मैं सुनीता जी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि पति जैसा हो पत्नी भी वैसी ही हो, या उनके बच्चे भी वैसे ही हो, इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन कुछ मामले में तो सुनीता जी कटघरे में खड़ी हैं। जैसे मैं 2-4 कमरे के फ्लैट में रह लूँगा, तो जिस दिन वो हवेली में जा रहे थे, क्या सुनीता केजरीवाल जी ने रोका उनको? रहती तो वो भी उसी में है। क्या जिस दिन अपने बच्चे की झूठी कसम खा करके कांग्रेस से हाथ मिलाया अरविंद केजरीवाल ने, क्या सुनीता जी ने रोका उनको? क्या दिल्ली से किया गया वादा कि हम जमुना जी को इतना साफ करेंगे कि साथ में डुबकी लगाएंगे, क्या किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनीता जी ने कहा कि हमारे पति ये गलती कर रहे हैं? शराब घोटाला उसी घर में बैठ के हुआ, क्या सुनीता केजरीवाल जी का कोई बयान आया कि अरविंद को अपने रास्ते चलना चाहिए? सवाल तो उठेंगे। इसलिए आज दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता के गरीबों का राशन कार्ड नहीं, लेकिन उसमें भी जब वो दोषारोपण करते हैं कि अभी हमको एलजी काम नहीं करने दिया, अभी मोदी काम नहीं करने दिया, अभी सांसद काम करने नहीं दिए, तो क्या सुनीता जी ने बोला कि अरविंद इतने ज्यादा झूठ बोलने की बजाय काम कर लो? तो ऐसे में सुनीता जी की इमेज आने के पहले बहुत धूमिल सी हो गई है। आई डोंट नो पर्सनली वो कैसी हैं। जहां तक हमारी पत्नी की बात है, सुरभि तिवारी की, सुरभि वो हमारी पार्टी में न तो ऐसी कोई परंपरा है कि आपके बाद आपकी पत्नी होगी, और दूसरी बात कि ना तो सुरभि का ऐसा कुछ मानस है। वो एक बहुत राष्ट्रवादी महिला है, और वो अपने बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखती है, परिवार का भी उतना ही ख्याल रखती है, हमारे माता जी का भी, परिवार का भी
बहुत बैलेंस्ड लेडी है, और वो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए उसने बहुत काम किया। वो तो मैंने ट्विटर पर देखा किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। वो एक संस्था की दिल्ली के अध्यक्ष भी है। अच्छा। वो विश्व मांगल्य सभा एक संस्था है जो माताओं की संस्था है, कि अपने बच्चे को माता ही तैयार करती है ना, तो पहली गुरु माँ है, तो माँ को अपने बच्चे में भारतीय संस्कार रखने चाहिए, ऐसी कार्य करती है विश्व मांगल्य सभा, जिसकी वो दिल्ली की अध्यक्ष है। तो ये संस्था काम कैसे करती है? वो संस्था पूरे देश में काम करती है, हर स्टेट की यूनिट है। अच्छा, ओके। और वो उसका नागपुर जो है मुख्यालय है, और वो बहुत बड़े स्तर पे कार्य करती है वो संस्था। तो उसकी दिल्ली अध्यक्ष है वो पिछले 2 साल से, तो उसमें भी उसका बहुत अच्छा है। वो तो उसका दूसरा रूप लोगों ने देखा नहीं है। मुझे लगता है कि सुरभि, उस पे मुझे भी बड़ा गर्व होता है। वो कई जगह जाती है माताओं को ट्रेनिंग देना, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ है। माँ है, बिल्कुल। तो उस भाव में माँ को तैयार करना, ये वो संस्था काम करती है। तो सोच लीजिए, इसलिए तारीफ उसकी हो रही है, उसने बिल्कुल वही काम। अच्छा, अगर वो राजनीति में सक्रिय तौर पर आना चाहें, आने देंगे? कोई दिक्कत नहीं, वो हम कौन रोकने वाले होते हैं, मगर नहीं उसका होता ऐसा interest। कुछ है नहीं, मन ही नहीं है उसका। ठीक है, इस इंटरव्यू को तो मनोज जी यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। लेकिन जाते जाते आप ऑन कैमरा एक वादा कीजिए कि अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगी, चाहे यहां करूं चाहे आपके आवास पर हो, आप मैम को साथ में लेके बैठेंगे। ऑफ कैमरा तो आप या कोई भी कभी भी पलट सकता है, नहीं कहा जा सकता। ऑन कैमरा वादा कीजिए। नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा कि वो हमारे साथ बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, क्योंकि वो एक संस्था की ऑलरेडी अध्यक्ष है, और वो बहुत सम्मानित संस्था है। तो वो हमारे साथ इंटरव्यू शेयर करेंगे कि नहीं, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी, सब संभव है। और आप कहेंगे तो एक बार हम बैठ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया मनोज जी वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, उनके विचारों को आपने जाना, और 4 जून से कुछ घंटे पहले का ये इंटरव्यू है, तो निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगी कि एक्सक्लूसिव बना रहे, और सबसे पहले मैं आप तक इसको पहुंचा रही हूं। बताइए जरा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, मनोज तिवारी के व्यूज आपको कैसे लगे, और क्या आपको भी लगता है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, और जो 401 की हम बात कर रहे थे वहां तक आंकड़ा पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। और जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ जी। मैं, थोड़ा लास्ट में पूछो आपकी, हम कुछ एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, आप क्या मैसेज देंगे दिल्ली वासियों को, देशवासियों को? हम दिल्ली वासियों और देशवासियों को कहेंगे कि अब देश को कोई बम गोले से नहीं हरा सकता, लेकिन देश को यहाँ से वैचारिक आतंकवाद से हराने की कोशिश होगी। ऐसे में कई ऐसे वैचारिक आतंकवादी देश में और दुनिया में खड़े हो रहे हैं, ध्रुव राठी जैसे वैचारिक आतंकवाद करने वाले लोग। इनको मैं वैचारिक आतंकवादी मानता हूँ। गलत न्यूज परोसना, गलत ढंग से पहले तो युवाओं के साथ एक रेपो बना लेना, और ऐसे फिर उसके बाद उसको गलत संदेश देना, ऐसे वैचारिक आतंकवादियों से भी, ध्रुव राठी जैसे वैचारिक आतंकवादियों से लोग सावधान रहें। कन्हैया कुमार जैसे वैचारिक आतंकवादियों से लोग सावधान रहें। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं, उनमें कई लोग हैं इस फहरिस्त में। उनसे लोग सावधान रहें, अपना माइंड अप्लाई करें, फैक्ट पे जाएं, ये मेरी प्रार्थना। अब सवाल उठ ही गया तो काउंटर में मुझे आ गया एकदम से। ध्रुव राठी का आपने जिक्र किया, अगर वो थोड़े से फैक्ट्स बता रहे हैं या असली बात छुपाकर कुछ और परोस रहे हैं, तो उन्हें कोई काउंटर क्यों नहीं करता? नहीं, काउंटर करने वाले बहुत छोटी मोटी हस्ती तो वो है नहीं। ठीक है। वो अगर कुछ बात बोल रहे हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं, उनके 35 मिनट के वीडियो को लोग सुन रहे हैं, काउंटर कोई क्यों नहीं करता कि ये आपने आधी जानकारी दी है, आप भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, अभी लोग काउंटर करने लगे हैं। कई लोगों ने उनका काउंटर किया है। एक कोई ने निशांत पेटी को भी देखा मैंने, वो ईज माई ट्रिप चलाते हैं, उन्होंने काउंटर किया। और कई, स्वाति मालीवाल का कुछ कमेंट है कि वो आम आदमी पार्टी का पहले वॉलंटियर भी थे। तो ये लोग क्या है ना, इनका धर्म पैसा है।
इनका धर्म देश है नहीं। आपको लग रहा है उनको फंडेड किया जाता है ध्रुव राठी को? 100%, एंड दे आर वेरी मच डेंजरस पीपल। देखिए, कुछ दिन पहले तक मैं भी उनको अच्छा ही समझता था, और तो छोड़ो, मैं भाई ठीक है, उनके पास वोकेबुलरी है, बात को अच्छी तरह से रखने की कला है, लेकिन उस कला का दुरुपयोग अगर वो देश को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं तो आज मुझे प्रार्थना करना पड़ रहा है कि ऐसे वैचारिक आतंकवादियों से सावधान रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और मैसेज के साथ छोड़ने का मैंने वक्त दिया था, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि ध्रुव राठी जिस तरीके से, क्योंकि ध्रुव राठी बहुत चर्चाओं में, और पिछले कुछ दिन से खासकर चुनावों में अगर आप देखेंगे तो एक तरह के उनके वीडियो आए हैं और इसीलिए उन पर सवाल उठे। बहरहाल, इस इंटरव्यू को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।